दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल HDB@साइंस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता हूँ। मेरे सारे वीडियो जो होते हैं एजुकेशन से संबंधित होते हैं और बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो समस्त छात्रों व अध्यापकों से निवेदन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके लिए सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि हम लोग आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो आइए दोस्तों, कल हमने जो टॉपिक टीचिंग मेथड का चालू किया था उसके लिए हम पुनः चालू करते हैं। कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसके लिए हमने फिर उसके लिए रोक दिया था। तो आज हम दोबारा से उसी टॉपिक पे आते हैं और आगे का अपना काम करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं इसे। न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? आंसर है अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। इसे समझने का प्रयास करें। न्यूनतम अधिगम, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी विषय को समझने से पहले उसका एक निश्चित अमाउंट करते हैं कि कम से कम हमें इसमें से इतना आना चाहिए, वही न्यूनतम अधिगम कहलाता है। तो इससे क्या होता है, अधिगम की मात्रा निश्चित हो जाती है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों का न्यूनतम अधिगम कितना होगा। इससे आगे आगे है, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। ये कथन है ईसी डेल्टा का। ये कथन किसका है? ईसी डेल्टा का। यानी कि किसी भी कक्षा में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री जो पठन पाठन में हमारी सहायता करती है उसे हम शिक्षण सामग्री कहते हैं। ठीक है, पठन पाठन में जो सामग्री हमारी सहायता करे वो क्या कहलाएगी? शिक्षण सामग्री कहलाएगी। ये जो किसने दिया था? ईसी डेल्टा ने। ठीक है, आगे है, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है सहायक सामग्री का। दोस्तों, सबसे पहले शिक्षक क्या करता है? क्लास में बोल करके बताता है, और जब बच्चा अध्यापक की कही हुई बात को नहीं समझता है तो अध्यापक गण क्या करते हैं? बच्चे के लिए चौक से अपने टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं। इन दोनों विधियों के द्वारा यदि कोई छात्र उस विषय को नहीं समझ पाता है तो शिक्षक क्या करता है? सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। आगे क्वेश्चन है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन सभी के लिए आता होगा, भूगोल के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्घोषणाओं, भाषाओं व विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है टेप रिकॉर्डर में। ठीक है, किसी भी लेक्चर के लिए हम उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी चीज? टेप रिकॉर्डर। कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया है चार्ल्स बेबेज ने लगाया। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961 में हुआ। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? डेनियस डेनियल डेविस ने लगाया। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ 1877 में। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं के लिए शामिल किया गया है? 110 वस्तुओं के लिए शामिल किया गया है।
शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा। क्लास में बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा साधन होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। यदि हम किसी क्लास में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं पूर्ण रूप से शिक्षण सामग्री की ओर आकर्षित होती हैं, जिससे बस बच्चे के लिए अपनी विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और भाषा का विकास होता है। इसीलिए जो सहायक सामग्री होती है उसका शिक्षण कार्य में प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अननेसेसरी रूप से शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके बच्चे को कंफ्यूजन पैदा करें। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही हमें शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति पर। यानी कि जो गति छात्रों की सीखने की हो उसी के अनुरूप हमें शिक्षण की गति को निर्धारित करना चाहिए। अगर छात्र धीमे सीख रहे हैं तो शिक्षण की गति भी धीमी होनी चाहिए। अगर छात्रों की सीखने की गति तेज है तो शिक्षण की गति भी कैसी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा दी है रायबर्न ने दी है। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में, यानी कि शिक्षण क्या है? जानकारियों का एक संगठन होता है, ठीक है, उनके लिए बच्चा सीखता है। ये परिभाषा जो दी गई थी रायबर्न ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर होते हैं। दोस्तों, यदि जो छात्र होते हैं उनसे कक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएं तो क्या होगा? छात्रों का ध्यान शिक्षण सामग्री या शिक्षण में नहीं लगेगा, ठीक है, वो अपने विषय को अच्छे से नहीं सुनेंगे और नहीं सीखेंगे। तो टीचर के लिए क्या चाहिए कि पढ़ाने के साथ साथ क्लास में प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने से जो बच्चे होते हैं सक्रिय रूप से बने रहते हैं और वो उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो तभी ये शिक्षण कार्य क्या होता है? सफल हो पाता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? पूर्ण से अंश की ओर। ये क्वेश्चन कल भी हमने बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, किसी बच्चे के लिए ओवरऑल बताने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में उसके महत्वपूर्ण घटकों और छोटी छोटी बातों पर बच्चे का ध्यान केंद्रित कराते हैं। जैसे एक अध्यापक अपने क्लास में पहले कोई कविता सिखाता है, उसके बाद में क्या होता है, उसकी छोटी छोटी बातों से उसमें कौन कौन से अलंकार है, उसका भाव क्या है, किस विषय में लिखी गई है, इन सारी वस्तुओं पर अपना विचार व्यक्त करता है। इससे आगे है कि पर्यटन सामग्री, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है भूगोल शिक्षण में, ठीक है, सरल क्वेश्चन है। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन। अगला क्वेश्चन है, वास्तव में सबसे अच्छा उत्तेजक है और ये शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, ये कथन किसका है? कॉलविन का है। यानी कि कौन सा ऐसा प्रश्न एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी छात्र के लिए उत्तेजना देता है, जिससे बच्चा क्या होता है? सीखने का प्रयास करता है। तो शिक्षण कार्य के बीच बीच में प्रश्न पूछना अत्यंत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास। ये सभी हैं। कौन कौन से? सक्रिय वातावरण,
स्थायी ज्ञान और मानसिक विकास में सहायक, सभी बातों में प्रयोग प्रदर्शन। क्योंकि जब बच्चे के लिए हम कोई प्रयोग करके दिखाते हैं तो बच्चा क्या करता है, उस समय सक्रिय रहता है और उस जो ज्ञान प्राप्त करता है वो स्थायी हो जाता है और बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन है वैलेंटाइन का। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है, वैलेंटाइन का है। अगला है, छात्रों में पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है, प्रस्तावना कौशल। ये क्वेश्चन कल भी आया था कि सबसे पहले क्या होता है, शिक्षण कार्य चालू करने से पहले प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं जिससे बच्चों के लिए पूर्व ज्ञान से दोबारा परिचित कराया जाता है। अगला है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है समयबद्धता। अगला है, डोमिनो सर्वाधिक उपयोग है इतिहास के शिक्षण में। सुकराती विधि किसे कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। ये क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक है। सुकरात ने कौन सी विधि दी थी, प्रश्नोत्तर विधि दी थी। आगे है, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। किस किस का किया था, भाषा का किया था, गणित का किया था और पर्यावरण अध्ययन का किया था। किसने किया था, दवे समिति ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये परिभाषा दी है बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने क्या किया था, शिक्षण के पुनर्बलन के तरीकों को समझाया था। इससे आगे हम देखते हैं कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है, उपयोगी ज्ञान प्रदान करना और बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। आगे व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। क्रियापरक शिक्षण, क्रियापरक शिक्षण में क्या होता है, बच्चों के लिए कुछ क्रियाएं करने के लिए दी जाती हैं जिससे बच्चा स्वयं सीखता है, तो वो क्या करता है, वो इस टाइप का ज्ञान जो होता है स्थायी होता है। छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा सीखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है कथनों में तारतम्यता। अगला क्वेश्चन है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है, विवरण विधि। गणित किट का उपकरण है डेमिनोस। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, तभी संप्रेषण अच्छा होगा। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं, शारीरिक गतिविधियां हैं।
क्योंकि इन सभी में क्या है, फिजिकली एक्टिविटीज हैं। कदम ताल करना, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए क्या है ना, सारी किसमें आती हैं, फिजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। आगे जो क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है शिक्षण कार्य के बाद में किया जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि अध्ययन के दौरान छात्र ने किन चीजों को सीखने में त्रुटियां की हैं, उन त्रुटियों का जो निवारण किया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन, ये कथन है रायबर्न का। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी शिक्षक केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चे की रुचि का और मानसिक स्तर का। यदि हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं और बच्चे की रुचि को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सीखने की गति बच्चों की धीमी हो जाएगी, और बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसी स्तर तक का हमें उसके लिए शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण अध्ययन कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है प्रोवेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय। क्यों होती है द्विपक्षीय? क्योंकि एक जो होता है संप्रेषण करता होता है और दूसरा क्या होता है, संप्रेषण को ग्रहण करने वाला। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो संप्रेषण दाता जो होता है अध्यापक होता है और संप्रेषण को ग्रहण करने वाला होता है छात्र। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त यानी कि पहले हम क्या करते हैं, बच्चे के लिए मूर्त वस्तुओं की सहायता से ज्ञान प्राप्त कराते हैं चित्रों के द्वारा। छोटी छोटी किताबों में आपने देखा होगा, छोटे आ से अनार, तो उसमें अनार बना हुआ रहता। तो पहले बच्चा क्या करता है, मूर्त सीखता है, उसके बाद में वह अमूर्त सीखता है। तो शिक्षण सूत्र क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। आगे, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है परिणाम का सिद्धांत, ये कोई भी सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। ये परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसमें बताने का प्रयास किया है कि बच्चों के लिए डायरेक्ट क्रियापरक चीजों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके शब्दों को या परिभाषाओं या नियमों को रटकर नहीं करना चाहिए। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। आगे, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान के शिक्षण में। ठीक है, विज्ञान के शिक्षण में ये विधि सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि जब बच्चे के लिए प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो बच्चा अच्छा सीखता है। हमने किताबों में देखा होगा कि आओ करके देखें, तो क्रियाकलाप दिए जाते हैं जिससे बच्चे को विज्ञान सीखने में सहायता होती है। अगला, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रस्तावना कौशल, यानी कि हमने बताया था पूर्व ज्ञान का संबंध किससे होता है, प्रस्तावना कौशल से होता है।
कुछ क्वेश्चन और रहे हैं, उन्हें भी जल्दी जल्दी करते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है कहानी के द्वारा। कहानी के द्वारा बच्चों में कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापकों, छात्रों एवं समाज के व्यवहार में परिवर्तन आता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो शिक्षण क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। आगे क्वेश्चन है, शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का आयोजन और परिचालन है जिसमें कुछ अधूरेपन या अवरोध रहते हैं, जिनको पूर्ण करने अथवा पार करने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यक्ति सीखेगा। ये परिभाषा दी है ब्रूवेकर ने। इसमें दी है ब्रूवेकर ने। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षण का अर्थ है? ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना व उत्साहित करना। द वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया। ठीक है, कौन सी है? भावात्मक। किस प्रकार के शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है? क्रियात्मक शिक्षण में दिया जाता है। चिंतन स्तर का शिक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से? संप्रेषण से संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संपत्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से। ये कथन किसका है? ईजी मेयर का है। संप्रेषण की भौतिक बाधा है शोर, दूरी, अदृश्यता। कौन कौन सी है? शोर, दूरी और अदृश्यता। अगला, संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा अरुचि, पूर्ण धारणाएं और मतभेद। संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय है समुचित भाषा का प्रयोग करना, संचार धारा का द्विवाही होना और उचित प्रतिपुष्टि देना। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक लिखित होता है, दूसरा मौखिक होता है। अगला है, बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभव से होना चाहिए। यदि हम बच्चे को उसके जीवन के अनुभव से सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लोकतंत्रीय वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर लोकतंत्रीय होना चाहिए। यानी कि बच्चों के लिए बिल्कुल दबाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें पूर्ण रूप से आजादी देना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि कक्षा का वातावरण कैसा है? लोकतांत्रिक। आगे क्वेश्चन, हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर रहते हैं। ये कथन किसका? रायबर्न तथा फोर्ज का। अगला है, मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। आगे क्वेश्चन है, शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। ये किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले हम बच्चे के लिए उसे जो पहले से ज्ञान प्राप्त है उससे दोबारा अवगत कराते हैं, फिर उससे जोड़ करके नया ज्ञान दे सकते हैं। अगला है, बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताएं। ये शिक्षण किस पूर्ण से अंश की ओर। पहले हम पूरा बताएंगे, उसके बाद उसके अंशों की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालक के अविकसित मस्तिष्क में निश्चित विकारों को भरने के का प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना हो सकता है। ये कथन है रेमार्ट का। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, अब हम इसके लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए ये समझ में आए होंगे। आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आएंगे। अब हम आपसे एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है HTV@Science Classes, ये जो स्क्रीनशॉट है पहले का है, ठीक है।
ठीक है, इस पे सब्सक्राइबर कम है लेकिन अब ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप इसके लिए एक बार पुनः सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जानकारी को अच्छा लगे तो उसके में कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हिंद।